स्वामी जी, आजकल समाज में जो मानसिक विकृतियां देखने को मिल रही हैं, पहले के समय में वो मानसिक विकृतियां बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलती थीं, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों में भी काफ़ी ये चीज़ देखने को मिल रही हैं। अभी परसों नरसों न्यूज़ में आया था कि बॉयज़ लॉकर रूम्स करके कुछ ऐसा कुछ ग्रुप बना हुआ है, उसमें इतनी अश्लील बातें हैं, जो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इस हद तक अश्लीलता में संलिप्त हो गए हैं। एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो स्कूलों का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि कम से कम इस चीज़ को कंट्रोल करके मानसिक विकृति बच्चों में दूर करने में सहायक हो। आपने जो बात कही कि भाई स्कूलों का क्या योगदान हो सकता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नैतिक पतन हो रहा है, तो नैतिक के उत्थान के लिए हम क्या कर रहे हैं? नैतिक के उत्थान के लिए क्या हमारे पास कोई प्रोग्राम है? जैसे पहले नैतिक शिक्षा हुआ करती थी, इस तरह की कोई चीज़ें हैं? बिल्कुल नहीं है। वो नैतिक शिक्षा तो खत्म हो गई है, क्योंकि अब लगता है कि वो व्यर्थ की शिक्षा थी जिसको हटा देने की ज़रूरत थी, हटा दिया हमने। और जबकि नैतिक शिक्षा वो शिक्षा थी जो किसी भी इंसान के सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकती थी, उसके ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकती थी, उसके नक्शे को चेंज कर सकती थी, उसकी दिशा को, उसकी मानसिक स्थिति को नैतिक शिक्षा चेंज कर सकती थी और करती भी थी। लेकिन नैतिक शिक्षा को हमने हटा दिया बिल्कुल। और अब क्या हम दे रहे हैं? बस सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, डिग्रियां हासिल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का मकसद क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे, बड़े पोस्ट पे जाएंगे, किसी भी तरीके से सफल होना है, आर्थिक पक्ष को मजबूत करना है, शक्ति बढ़ानी है अपनी। बस ये चीज़ है। अब यहाँ पे इस बात की शिक्षा या इस बात की तैयारी हो ही नहीं रही है कि बेहतर इंसान बनना है, एक बेहतर इंसान की भूमिका तैयार करनी है, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो हमारी जो पूरी शिक्षा पद्धति इस समय की है, बस वही है कि डिग्रियों पे ही जाकर सीमित हो गई है। किसी भी तरीके से बाई हुक और बाई क्रूक डिग्रियां हासिल कर लो, नौकरियां हासिल कर लो, मोटी आमदनी वाली सैलरियां हासिल कर लो, बस इतना ही है। तो फिर पैसे मिल रहे हैं और लोगों को पैसे मिल रहे हैं, तो लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं और नैतिकता पे कोई काम हो ही नहीं रहा है, मानसिक स्थिति पे कोई काम ही हो ही नहीं रहा है, तो मानसिक स्थितियां विकृति वाली आ ही जाएंगी। और जब मानसिक स्थिति विकृति वाली आएगी तो फिर उसका असर तो समाज पे पड़ेगा ही। तो पहले और आज में जो फ़र्क हुआ है, पहले विकार छिपा कर रखे जाते थे। अब एक सर्टेन उम्र में जब एक छोटा बच्चा जब नौजवानी के दहलीज पे कदम रखता है, तो उसके अंदर से जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती, क्योंकि शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होता है। यानी कि शरीर की रचना इस तरीके से बदलती है कि धीरे धीरे उसके अंदर वासना, उसके अंदर सभी तरह के विकार आने शुरू हो जाते हैं। ये प्रकृति ही करती है, ये उसमें दोष उसका नहीं है, ये प्रकृति का ही है। प्रत्येक युवा, स्त्री और पुरुष जो जवानी के दहलीज पे कदम रख रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी स्वतः। मगर पहले के समाज में उन चीज़ों को ढक कर, कवर करके, छिपा कर रखा जाता था। पता तो सबको था, लेकिन छिपा के रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो बारूद का गोला था, और बारूद का गोला है, बारूद का ढेर है। अब बारूद के ढेर को छिपा के रखना ताकि उसमें कोई चिंगारी न चली जाए और आग ना भड़क जाए। और क्योंकि जब बारूद में आग लगेगी तो निश्चित तौर से बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। तो हम लोग एक खास मर्यादा में रहा करते थे। परिवारों के साथ भी इन मर्यादाओं का पालन किया जाता था। जैसे पहले का नियम ये था कि जॉइंट फैमिली थी, और जॉइंट फैमिली में बड़े बुजुर्ग सब लोग साथ में रहते थे। और ये भी नियम था कि पति पत्नी शादी के बाद भी वो रात्रि में चाहे अकेले में एकांत में ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सार्वजनिक रूप से हमेशा मिलते रहेंगे। तो एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता था सोसाइटी में। आज क्या हुआ कि समाज में जिन चीज़ों को छिपा के पहले वर्षों में रखा जाता था, वो आज बिल्कुल ओपन हो चुका है। आज वो चिंगारियाँ हर जगह पे उपलब्ध है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे आप घर से बाहर मार्केट में जाओ, हर जगह पे वो चिंगारियाँ उपलब्ध हैं।
आप बड़े बड़े फिल्मों के पोस्टर देखोगे, फिल्मों के गाने देखोगे, आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, उसमें फ्रंट पेज पे कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जहाँ पे इस तरह के बहुत सारे नग्नता के जो दृश्य हैं वो परोसे जा रहे हैं। टीवी में देख लो, रेडियो में देख लो, बातें वही है, वही जोक्स चल रही हैं, वही सारी चीज़ें चल रही हैं। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से ये आसानी से उपलब्ध है। हाँ, इंटरनेट के माध्यम से भी आसानी से सभी के हाथों में उपलब्ध है, फ़ोन के माध्यम से। तो है क्या, ये सब क्या है? ये सब जितनी भी विकार की चीज़ें हैं, ये सब आग है, चिंगारी है। बारूद तो उसके अंदर है जो इंसान उसको देख रहा है, क्योंकि प्रकृति ने बारूद तो सभी को बना दिया। एक सर्टेन उम्र के बाद एक जो लड़का जब 14, 15, 16 साल का होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर अग्नि तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बारूद तो तैयार हो रहा है और वो जवान होगा, फिर उसके एक सर्टेन समय में मतलब उसके बारूद में आग भी लगेगी। तो पहले क्या था कि उस बारूद को कंट्रोल करने के लिए, उस आग को कंट्रोल यानी कंट्रोल्ड फायर बनाने के लिए पहले ब्रह्मचर्य का पालन कराना सिखाया जाता था गुरुकुलों में, और ख़ास तरह के संस्कार में ढाले जाते थे बच्चों को। कुछ चीज़ों से दूर रखा जाता था, सर्टेन उम्र में ही लाया जाता था उनको किसी खास क्षेत्र में। जैसे गृहस्थी की एक उम्र होती थी कि इस उम्र में बच्चा आएगा, उससे पहले उसको ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था। ये सब कुछ होता था। हमारे सारे ऋषि मुनि गुरुकुल या जो भी हमारे मठ आश्रम हुआ करते थे सभी जगहों पे, यानी पूरा शिक्षा तंत्र इसी चीज़ पे कार्य करता था कि कैसे हम इंसान के विकृतियों को आग की तरह न भड़काएं, उसको कंट्रोल्ड वे में एक सुनियोजित तरीके से उसको कैसे हम काबू में रखें, चैनलाइज्ड करें, है ना, और उसके तरीके से उसका हम सदुपयोग करें, है ना। जैसे आग तो है, आग घर भी जला सकती है और आग चूल्हे को जलाकर भोजन भी बना सकती है, लेकिन क्या है कि हम अगर विकृति की स्थिति में ला देंगे तो आग घर को जला डालेगी। लेकिन अगर हम उसको सुनियोजित तरीके से, अगर कंट्रोल्ड वे में अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो वही आग घर के सभी लोगों को भोजन पका के खिला भी देगी, है ना। तो अब स्थिति क्या है, पहले वाली शिक्षा पद्धति अब है नहीं। अब विकारों के मतलब अंदर के बारूद को भड़काने के लिए विकार रूपी चिंगारी हर जगह उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। कोई बच्चा अगर चाहे तो उसको कहीं कुछ तलाश करने की ज़रूरत नहीं, हर जगह पे, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, बाहर में, मार्केट में, सब जगह उपलब्ध है। तो ये सारी जो चिंगारियां हैं, आखिर ये चिंगारियां कहीं ना कहीं आग तो लगाएंगी ना, और बारूद में जब आग लगेगी तो फिर विस्फोट तो खतरनाक रूप से होगा ही। तो इन्हीं चिंगारियों के कारण से धीरे धीरे समाज में विस्फोटक चीज़ें घटित हो रही हैं। विकार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो इंसान क्या है कि अपनी स्वेच्छा से विकारों में जाता तो है, लेकिन अपनी स्वेच्छा से विकारों से वापस नहीं आ सकता जी। ये एक नियम है, ये प्रकृति का नियम है। आप निर्धारित करोगे कि विकार में किस हद तक उतरना है, ये निर्धारित आप करोगे। लेकिन जब विकार के चंगुल में आप चले जाओगे तो फिर विकार निर्धारित करेगा कि आपको वो कब छोड़े या नहीं छोड़े, ये निर्धारण वो करता है। यानी जाने का जो निर्णय है वो आपका होगा, लेकिन आने का निर्णय आपका नहीं होगा, वो विकार निर्णय करेगा। जैसे महाभारत की कथा में जिक्र है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है अपनी इच्छा से, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकता अपनी इच्छा से। वो चक्रव्यूह डिसाइड करेगा, निर्धारित करेगा कि इसको कैसे निकलना है, जीवित निकलना है कि शव के रूप में निकलना है, ये चक्रव्यूह डिसाइड करता है। तो यही स्थिति है, विकार में प्रवेश करना तो बहुत आसानी से आज के छोटे छोटे बच्चे भी प्रवेश कर जा रहे हैं, लेकिन जब उसके चंगुल में फंस जाते हैं तो निकलना उनके वश से बाहर हो जाता है। फिर वो दफन हो जाते हैं उसी में, या विकृत होके निकलते हैं, या बर्बाद हो जाते, खत्म हो जाते हैं। अब जैसे एक छोटा सा प्रसंग आता है कि जो भंवरा होता है वो मंडराते हुए कमल के पुष्प पे जाता है और कमल के पुष्प के पराग कणों को खाने के लिए, उसके स्वाद को लेने के लिए वो प्रवेश कर जाता है, कमल की पंखुड़ियों पे जाकर बैठ जाता है। आराम से पूरे दिन भर रस चूसते रहता है, बड़ा आनंद मिलता है उसको, और वो ये सोचता है कि इतना आनंद जो मिल रहा है अब इसे छोड़कर कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, बस यहीं रहो आराम से।
फिर क्या होता है कि सूर्यास्त के साथ में कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे सिमटने लगती हैं और कमल की पंखुड़ियां आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाती हैं। सूर्यास्त हो रहा है, पूरे दिन भर वो रस चूस रहा है, अंत में भी रस चूस रहा है, लेकिन उस भंवरे को पता भी नहीं चला कि सूर्यास्त के साथ पंखुड़ियां कब बंद हो गई। पंखुड़ियां जब बंद हो जाती है, भंवरे की इच्छा होती है कि अब मैं उड़ के अपने घर के तरफ जाऊं, तब तक वो देखता है कि वो तो पंखुड़ियों के कैद में फंस चुका है, पंखुड़ियां बंद हो चुकी है, अब उन पंखुड़ियों से बाहर वो निकल नहीं सकता है। तो फिर वो उसी में फंसा रह जाता है, लेकिन सोचता है चलो कल पंखुड़ियां जब फिर से खुलेंगी तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह में उसी जल स्रोत में कोई जानवर प्रवेश करता है, जैसे कोई भैंस या कोई हाथी प्रवेश करता है, और वो बारी बारी से सभी कमल के पुष्प को खा जाता है। और कमल के पुष्प को जब वो खाता है तो वो भंवरा उस कमल के पुष्प के साथ हाथी के पेट में चला जाता है, जानवर के पेट में चला जाता है और वहीं दफन हो जाता है। तो ये जो स्थिति है भंवरे की, ये स्थिति आज के नौजवानों की है कि बहुत स्वेच्छा से वो प्रवेश तो करते हैं कि चलो थोड़ा सा ही चलते हैं, थोड़ा आनंद ले लेंगे, जैसे शराब, सिगरेट, व्यसन या व्यभिचार, इन सब चीज़ों का एक तरह से ऐसे परोसा जा रहा है समाज में कि इसको लोगों ने समझना शुरू कर दिया ये शौक है, क्योंकि उसके लिए बड़े बड़े पब बने हुए हैं, उसके लिए बहुत सारे डांसिंग क्लब्स बने हैं, सब तरह की चीज़ें हैं, फिल्में भी वैसे ही हैं, सारी चर्चाएं भी वैसे ही हैं। तो ये कॉमन रीति रिवाज की तरह बनते चला जा रहा है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये ज़िंदगी में दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग्स। हाँ, ये बहुत नॉर्मल है, ये तो कोई बात नहीं, ये चलता है। मतलब ड्रिंक करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फिल्मों में बहुत होता है तो एक वैधानिक चेतावनी दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद से सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, शराब पीते हुए सब दिखाया जाता है। मतलब धीरे धीरे समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ते चला जा रहा है। तो ये विकार है। तो बच्चे ही हैं, उनको ये कैसे निर्णय ले या कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये विकार है, मेरे लिए उचित नहीं है या मेरे लिए नुकसानदायक है? वो तो डिसाइड कर ही नहीं सकते। बात बिल्कुल सही है कि बच्चे हैं, वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि विकार में हम कैसे जाएं, उनको पता भी नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि इन चिंगारी रूपी विकारों को समाज में परोसने वाला कौन है? वो बच्चे नहीं है, वो बड़े हैं जी। इंटरनेट के इस पूरे नेटवर्क को फैलाने वाला, उस पे उस तरह की अश्लील चीज़ों को परोसने वाला कोई बड़ा ही है, वो छोटा नहीं है। फिल्मों में अश्लीलता परोसने वाले लोग छोटे नहीं हैं, वो सब बड़े उम्र के हैं, अनुभवी हैं, उनको पता है कि हम जो दे रहे हैं वो क्या है। न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट्स में ऐसे नग्नता के सीन को सामने तस्वीर के रूप में दिखाना, प्रोडक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, प्रोडक्ट के साथ जो महिला खड़ी है उसके वस्त्र को जिस तरीके से दिखाया जाता है, तो वो उस एडवर्टीजमेंट्स को डिज़ाइन करने वाला या उसका निर्णय करने वाला इंसान छोटा नहीं है, वो बच्चा नहीं है, वो तो बड़ा है। और सोची समझी चाल वो चल रहा है ताकि एडवर्टीजमेंट ज़्यादा उसका बिके या फिर न्यूज़पेपर ज़्यादा बिके या ज़्यादा उसको प्रचार प्रसार मिले। तो बड़े लोग ही विकारों को परोस रहे हैं, लेकिन विकारों के चंगुल में छोटे बच्चे फंस जा रहे हैं। और जब छोटे बच्चे फंस जाते हैं तो यही बड़े लोग फिर कहते हैं कि देखो आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। लेकिन बिगाड़ा किसने? उनको इन चीज़ों की खबर देने वाला है कौन? इन चीज़ों से परिचय कराने वाला है कौन? वो सभी बड़े लोग हैं, बड़े लोग कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? जो भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं बच्चों से, जैसे घर के माता पिता, घर के अभिभावक, उनके सगे संबंधी रिश्तेदार या मित्र, जो भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और उनके कल्याण के लिए सोच रहे हैं, उनको इन मामलों पे सतर्क होना होगा, उनको इन विषयों पे बात करना होगा, उन्हें ये चीज़ें अवेयर करानी होंगी, बताना होगा बच्चों को कि देखो बच्चे, समाज में ये होता है, मार्केट में जाओगे तो ऐसा होगा, ये चीज़ें देखोगे तो ये चीज़ें होंगी। मतलब खुल के इन विषयों पे लोगों को बात करनी पड़ेगी। अगर आप खुलकर बात नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो कुछ भी उसके सामने परोसा जाएगा वो उसी को सही मानेगा, उसी में जाएगा, और जब एक बार उस चंगुल में फंस जाएगा तो फिर निकलना उसके वश की बात नहीं है। तो फिर उसके बाद में जब वो उस चंगुल में फंस जाएगा तो फिर आप उसकी शिकायत करोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो।
या फिर अगर आप उसे बाहर निकाल कर लाते भी हो तो वो अपने उस फॉर्म में नहीं आ पाएगा जैसे वो प्रवेश किया था। बहुत सारी विकार उसके अंदर आ जाएंगी। आप उठाकर हमारे सारे ग्रंथों को देख लें, पुराने ग्रंथों को देख लें, तो विकार के कारण से ही बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और नाश हो गया। जैसे भागवत कथा में एक चर्चा आती है राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के कारण से ही राजा परीक्षित अपने माँ के गर्भ में सुरक्षित बचे थे। तो जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, वही राजा परीक्षित जब राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और जब उनको भूख प्यास लगती है और वन प्रदेश में जब भ्रमण कर रहे होते हैं, तो भूख प्यास के कारण से जब वो ऋषि को देखते हैं और ऋषि से उन्होंने कहा कि मुझे जल का प्रबंध कराया जाए, भोजन का प्रबंध कराया जाए, ऋषि समाधिस्थ ऋषि ने जब ध्यान नहीं दिया तो वो क्रोध में आकर गले में मरे हुए सांप को लपेट देते हैं, और ऋषि कुमार आता है और अपने पिता के उस अपमान को देखकर उनको मृत्यु दंड का श्राप दे देता है कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ राजा परीक्षित, इतने बड़े राजा, आखिर इतना गलत निर्णय कैसे ले लेते हैं? सिर्फ शरीर के कारण से। भूख प्यास बड़ी तन में, और तन की बेचैनी का असर उनके व्यवहार पे हुआ, और छोटी गलती उन्होंने की। लेकिन छोटी गलती आप कर रहे हो ना, तो ऋषि कुमार अब डिसाइड करेगा ना कि आपको सजा कितनी बड़ी देनी है। तो गलती तो आप कर सकते हो, लेकिन जो गलती का परिणाम कितना बड़ा होगा ये आपके वश में नहीं है। तो राजा परीक्षित तन की बेचैनी के कारण से गलती करते हैं और अंत में अपना सर्वनाश करते हैं। रावण को देखें, रावण जैसा महान विद्वान, महान पंडित, तन के ही वासना के कारण से वो माता भगवती सीता का अपहरण करता है और अंत में समूल नष्ट करता है, अपने कुल का, वंश का, अपने सभी वंशजों को खत्म करा डालता है। तो वो विकार है, वो भी एक तरह से विकार है। आप महाभारत की कथा को देख लें। महाभारत की कथा में दुर्योधन जो सरेआम अपने कुल वधू की बेइज्जती के लिए और उसके साथ व्यभिचार करने के नियत से जब उसने उसको अपमानित भरी सभा में वो करता है, तो वहीं से भूमिका तैयार होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब क्या है कि तन के विकारों के कारण से ही इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें कि कुल के कुल नाश हो जाते हैं। चाहे वो राजा परीक्षित हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे वो रावण हो, सभी दिख रहे हैं। तो आज क्या है हमारे समाज में कि समाज में हम तन के विकारों को ही बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें हम परोसे चले जा रहे हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो। तो इन सब चीज़ों से हमें बड़ों को, चूँकि बड़े ही परोस रहे हैं, इसलिए जो समझदार बड़े हैं उनको इस विषय पे काम करने की ज़रूरत है कि बता दो अपने बच्चों को। अपने ये सब की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने अपने बच्चों को, अपने अपने घर के सदस्यों को पहले ही सचेत कर दो, अवेयर कर दो कि तुम बच्चे जब समाज में जाओगे तो इस तरह की विकृतियां दिखाई देंगी, लेकिन सतर्क रहना, क्योंकि अगर तुम इसके चंगुल में फंस जाओगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। पहले सतर्क करना। तो अगर बड़े विकारों को बढ़ा रहे हैं, चिंगारियां बारूद में लगा रहे हैं, तो दूसरे बड़ों को ही इससे सचेत करने के लिए कि भाई देखो तुम्हारी जेब कट सकती है बाजार में जाते समय, तो अपने जेब पे ध्यान रखना। अगर किसी बंदे को पहले बता दिया जाए कि आगे की सड़क पे गड्ढा है और उस गड्ढे से बच के चलना, तो निश्चित तौर से उस सड़क पे अगर वो चलेगा तो संभल कर चलेगा, गड्ढे के लिए पहले से सचेत रहेगा। लेकिन अगर उसे पता ही ना हो कि आगे गड्ढा है, कोई खाई है, तो वो बेपरवाह होकर चलेगा और अंत में उस खाई में गिरेगा। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ आजकल पढ़े लिखे लोगों में भी ये परहेज नहीं है कि उनको नशा नहीं करना चाहिए। पहले के लोग, मुझे खुद याद है कि पहले के लोगों को अगर कोई सिगरेट बीड़ी भी पीता था तो वो अक्सर अपने बच्चों से छिपा के पिया करता था, या कोशिश करता था कि बच्चों को पता ना हो। बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो पान भी खा रहे हैं तो बाहर ही खा लेंगे, घर में नहीं आकर खाएंगे, या फिर शराब तो बहुत दूर की बात थी। आज क्या है, अब तो घरों में ही सजा कर रखा जा रहा है, माता पिता सभी पी रहे हैं, कोई बात नहीं, तो बच्चे तो शुरू से ही देख रहे हैं।
तो हालत वही है कि हमने तो बस शरीर अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी बंगले अच्छे होने चाहिए, लेकिन मन अच्छा होना चाहिए, उस पर कहाँ कोई काम हो रहा है। मन को कैसे ठीक करें, जबकि मन ही स्टेयरिंग आपकी ज़िंदगी का है, मन ही हैंडल है आपकी पूरी ज़िंदगी का। मन डिसाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। जैसा आपका मन होगा वैसे ही तन व्यवहार करना शुरू करेगा। कुछ दिन पहले की बात है, मेरी एक बहन जी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी और उस समय निर्भया कांड के दोषियों को फांसी देने की बात चल रही थी और मामला काफ़ी मीडिया में हाईलाइटेड था। तो उस बहन जी से जब बात हो रही थी तो उनकी शिकायत ये थी कि आखिर इस तरह की आपराधिक घटनाएं क्यों घटती हैं समाज में और इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और क्यों ऐसा हो रहा है कि इस स्तर पे भी अपराध करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं नौजवान और ऐसी आपराधिक घटनाएं करते हैं जिसके कारण से जिसके ऊपर वो आपराधिक घटनाएं होती है उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, तबाह होती है, साथ में अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर लेते हैं। मैंने उनसे यही पूछा कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है, तो उन्होंने बताया कि 28 साल का मेरा बेटा है। मैंने सिर्फ यही पूछा कि क्या आपके बेटे से आपको लगता है कि आपका बेटा कभी इस तरह की कोई गतिविधि करेगा? उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा क्या आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो कि आपका बेटा ऐसा नहीं करेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। फिर मैंने पूछा कि क्यों नहीं करेगा? तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी परवरिश की है उसकी कि वो इस तरह की गतिविधियों में कभी भी लिप्त नहीं होगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक बहन, एक माँ कहती है कि मेरा 28 साल का बच्चा है लेकिन मैं इतनी आत्मविश्वास से भरी हूँ उसको लेकर कि वो इस तरह की गतिविधि नहीं करेगा, मगर उस 28 साल के बच्चे के प्रति कॉन्फिडेंस से भरने से भी पहले उन्होंने कम से कम 28 साल उस बच्चे पे मेहनत तो की है। तो माता पिता अगर बच्चों के ऊपर अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं और उनको पता है कि भविष्य में आने वाले समय में बच्चे को किस दिशा में हमको लेकर जाना है, अगर माता पिता पहले से उसकी तैयारी करके चल रहे हैं, खास संस्कार देने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी शिकायतें कभी आएंगे नहीं समाज में। तो मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जहाँ घर के बड़े प्रत्येक मंगलवार को, यानी कि सप्ताह में एक दिन उन्होंने निश्चित कर रखा है, और मंगलवार को सामूहिक रूप से घर के सभी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब लोग बैठ जाते हैं और सुंदरकांड का पाठ करते हैं या रामायण की 2, 4, 5 चौपाइयाँ पढ़ते हैं, भगवद गीता के कुछ श्लोक बच्चे पढ़ते हैं, फिर उनकी व्याख्या करते हैं। तो इस तरीके से मैं खुद एक दिन शामिल हुआ था उनके उस पारिवारिक कार्यक्रम में। तो मैंने देखा कि लगभग 1 से 1.5 घंटे प्रत्येक मंगलवार को वो लोग ऐसे करते हैं। और घर के गार्जियन ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से हम लोग इस अभ्यास को कर रहे हैं और नियमित रूप से परिवार में जो भी सदस्य उपलब्ध हैं उनके साथ हम लोग बैठ के ऐसा करते हैं। तो उसमें ये होता है कि छोटे बच्चे, जैसे मैंने देखा कि उनकी 9वीं क्लास की जो बेटी थी वो रामायण की चौपाइयाँ पढ़ रही थी और उसमें जो व्याख्या हिंदी में लिखी गई थी उस व्याख्या को भी वो पढ़ के सुना रही थी। फिर भगवद गीता के कुछ श्लोक उसने पढ़े और उसकी भी व्याख्या उसने की और फिर सुंदरकांड के पाठ का भी किया। और ऐसे करके 1 घंटे ग्रंथों का अध्ययन बच्चे करते हैं और बच्चों को ही एक्सप्लेन करना होता है और बच्चों को ही अंत में निष्कर्ष क्या है, मोरल क्या है, सार क्या है, ये भी बड़ों को समझाना होता है। और अंत में फिर आरती वगैरह करेंगे और आरती करने के बाद से प्रसाद वगैरह वितरण होता था और सब लोग फिर चले जाते थे, अपने काम में व्यस्त हो जाते थे। तो मैं घर के गार्जियन से बात कर रहा था तो घर के गार्जियन ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से इस प्रयोग को हम लोग कर रहे हैं और परिवार में लगभग सभी लोग करते हैं। इसका एक बेहतर नतीजा सामने ये आया है कि हमारे सभी बच्चे पढ़ाई में बड़े अच्छे होते हैं। मतलब उनकी पढ़ाई के लिए हमें उनके पीछे नहीं भागना पड़ता है, उन्हें बार बार फोर्स नहीं करना पड़ता है। दूसरी चीज़, अक्सर हम अड़ोस पड़ोस के बच्चों के बारे में सुनते आते हैं कि स्कूल से, कॉलेज से कंप्लेंट्स आती हैं टीचर्स की, प्रोफेसर्स की कि भाई बच्चे आपके ऐसे कर रहे हैं। लेकिन हमारे परिवार के किसी भी लड़के या लड़की को लेकर कोई कंप्लेन स्कूल कॉलेज से कभी भी नहीं आया है।
और दूसरी बात ये कि हमारे घर की बेटियों की शादी के लिए हमें कोई तकलीफ़ झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि समाज में ये चर्चा होती है हमारे परिवार के सदस्यों के बारे में कि ये परिवार बड़ा धार्मिक परिवार है, बड़ा आध्यात्मिक परिवार है और बड़े संस्कारिक लोग हैं। घर के बड़े भी बड़े संस्कारिक हैं, घर के बच्चे भी बहुत संस्कारिक हैं। इसलिए हमारे घर की बेटियों की शादी होने के बाद भी उनके ससुराल से भी कोई कंप्लेंट नहीं आता है। और घर में जो बहुएँ आई हैं वो बहुएँ भी अच्छी फैमिली से ही आती है, क्योंकि सभी को बैकग्राउंड पहले से पता होता है। तो घर के अभिभावक ने ये कहा कि इस छोटे से अभ्यास से हमारे पूरे घर का माहौल बदल गया और ये अभ्यास इतना सुंदर है कि हमें नहीं लगता है कि ज़िंदगी में कभी हम इस अभ्यास को छोड़ने वाले हैं। तो ये जो स्थिति है ठीक वही है कि आप बच्चों को जब बिगड़ जाएं और बिगड़ने के बाद आप उनको सुधारने के लिए कोशिश करें, उससे बेहतर है कि बिगड़ने से पहले उनको सही मार्ग पे चलाना शुरू कर दें। मतलब आप उनके मानसिक स्तर पर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा रूटीन डाल दें, ऐसे विचार डाल दें, ऐसी सोच डाल दें कि वो उसी सोच में चले। क्योंकि अगर उन्हें कुछ खास कोई रोड मैप अगर मिल जाता है बच्चों को कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या बनना है, किस जैसा अपने व्यक्तित्व को बनाना है, अगर ऐसी कोई चीज़, आदर्श कोई व्यक्तित्व उनके सामने अगर दिखाई देते रहता है उनकी छवि में, तो बच्चे वैसे बनने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आजकल अभी लॉकडाउन के कारण से दूरदर्शन में या टीवी कार्यक्रमों में बहुत सारे धार्मिक टीवी सीरियल्स हैं वो चल रहे हैं। जैसे रामायण है, महाभारत है, विष्णु पुराण है और भी कई सारे सीरियल्स चल रहे हैं। तो मैं देखता था लॉकडाउन से पहले बच्चे, छोटे बच्चे जब खेलते थे तो बच्चे फुटबॉल से खेलते थे, क्रिकेट से खेलते थे, या हाथ में कोई बंदूक लेकर खेल रहा है और उनकी भाषा भी बदली बदली सी रहती थी। लेकिन इस समय जब से ये सीरियल शुरू हुए हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे अपने से उन्होंने तीर धनुष बना लिया है। अब वो तीर धनुष से खेल रहे हैं। अब उनके हाथ में बंदूक नहीं है, उनके हाथ में क्रिकेट फुटबॉल नहीं है, तीर धनुष से खेलते हैं और आपस में एक दूसरे का नामांकन भी कर देते हैं। तो कोई इसमें श्री राम बन जाता है, कोई उसमें लक्ष्मण जी बन जाता है, तो कोई इसमें विभीषण बन जाता है, तो कोई इसमें रावण भी बनता है, और कोई छोटी बच्ची है तो भगवती सीता भी बन जाती है और उसी भाषा में बात करते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा बच्चा है और श्री राम बना हुआ है तो छोटा जो बच्चा है वो भ्राता श्री करके बोलता है, और उसी में कोई माता जी बनी हुई है तो वो माता श्री करके, पिता श्री करके, ऐसे करके इन भाषाओं का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। तो एक जो बारीक बात है इसमें सोचने वाली, घर के परिवार के सदस्यों ने कभी उनको कोई नैतिक शिक्षा के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, उनको कोई अच्छी बात सुनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीरियल जो वो देख रहे हैं उसके अनुसार से उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू हो गया। किसी ने उन पे दबाव भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं और वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ठीक यही स्थिति बच्चों के ऊपर कार्य करती है कि बच्चे जो देखते हैं वैसे बनने की कोशिश करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं बच्चे। तो बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के सामने क्या परोसे, क्या परिस्थितियां उनके सामने लेकर आएं, ताकि जैसी स्थिति बनेगी, जैसी भूमिका तैयार होगी, उसी के अनुसार से बच्चे उनके जीवन में वैसे व्यवहार आने शुरू हो जाएंगे। तो समाज अगर बिगड़ रहा है तो समाज के बिगड़ने के पीछे सिर्फ बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं। समाज के बिगड़ने के पीछे, बच्चों के बिगड़ने के या विकृति में जाने के या विकार में जाने के पीछे बड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई बड़ा ये कहता है कि भाई हम तो कोई बुराई नहीं फैलाते हैं, तो यहाँ एक बात समझने की है कि बुराई फैलाएं या ना फैलाएं अलग बात है, लेकिन अच्छाइयाँ भी तो नहीं फैला रहे हैं। आप निष्क्रिय अगर हैं, अच्छाइयाँ भी नहीं फैला रहे हैं, तो बुराइयां तो स्वतः उपज ही जाएंगी, क्योंकि बुराइयों के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छाइयों के लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे आपके बाथरूम में काई लगाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काई स्वतः लग जाती। अगर सफाई नहीं हो रही है तो काई लग जाएगी। आप देखेंगे कि किसी भी खाली मैदान में अगर कोई फसल नहीं लगाई जा रही है, रख रखाव ठीक नहीं किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक घास उपज जाती है, झाड़ियाँ उपज जाती हैं।
और ठीक वही है स्थिति कि जैसे कोई ऊंचाई पे कोई इंसान अगर है और वो अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा है तो वो फिर खाई में वो गिर सकता है। तो पतन हमेशा बिना प्रयास के होता है, लेकिन उत्थान के लिए प्रयास करना पड़ता है। समाज अगर पतन के गर्त में जा रहा है, इसका मतलब कि हम उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो उत्थान के प्रयास के लिए हमें, जो लोग अपने आप को इतने संवेदनशील समझते हैं और उनको लगता है कि हमें समाज को बेहतर करने के लिए उसके प्रति कोई भी सकारात्मक योगदान है वो करना चाहिए, तो उनको ज़रूर उस विषय में सोचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों की शुरुआत होने से भी पहले हमें उसके ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। अब जैसे प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक बड़े को ये पता है कि खास उम्र में किस तरह की शारीरिक और मानसिक स्थिति होती है एक नौजवान की। जो बालिका है उसके साथ क्या स्थिति होती है, उसके शरीर पे क्या घटनाएं घटती हैं, एक नौजवान लड़का है उसके शरीर पे क्या घटनाएं घटती हैं, ये प्रत्येक इंसान को पता है, क्योंकि हम सभी उस दौर से गुजर चुके हैं। तो जो बड़े हैं उस दौर से गुजर चुके हैं, उनको तो पता है ना कि सर्टेन उम्र में सर्टेन फीलिंग्स आती हैं हमारे अंदर। तो उसके लिए चूंकि वो अनुभवी हैं तो वो पहले से समझाना शुरू कर दें। जैसे 2 साल के बाद उसके शरीर पे ऐसी कुछ घटनाएं घटेंगी, 2 साल के बाद उसकी कुछ फीलिंग्स बदलेंगी, तो 2 साल पहले से ही समझाना शुरू कर दें कि बच्चे ऐसा आपके साथ होगा। तो बच्चों को अगर पहले से पता होगा, माता पिता अगर खुल के इन बातों को करेंगे, तो फिर बच्चे क्या होगा कि अगर वैसी घटनाएं उनके शरीर पे घटेंगी, उसके मन में ऐसी फीलिंग्स आएंगी, वैसे विचार आने लगेंगे, तो बच्चे अगर फ्रैंक होंगे माता पिता से, तो वो अपनी माँ से या अपने पिता से इन बातों को कहेंगे, शेयर करेंगे कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं या मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। अगर माता पिता इतने फ्रैंक नहीं होंगे और खुल के बातें नहीं करेंगे, तो बच्चे अपने मित्रों से शेयर करेंगे, वो बच्चे किसी बाहर वाले से शेयर करेंगे, और बाहर वाला मिसगाइड कर सकता है, गलत सूचना दे सकता है। और बच्चे जो हम उम्र के बच्चों के साथ वो शेयर करेंगे तो वो खुद अनुभवी नहीं है, उनको खुद पता नहीं है, वो क्या गाइड करेंगे, तो वो भी मिसगाइड कर देंगे। यानी कि अगर सही सूचना उनको नहीं दी जाएगी, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन को ही सही मान के उसी दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे और फिर अपने ज़िंदगी को तबाह कर देंगे। आजकल के युवा पीढ़ी के नौजवान बच्चों के ऊपर एक और दृष्टि डालते रहने की ज़रूरत है, एक और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे, चूँकि उनके पास इंटरनेट और मोबाइल और लैपटॉप इन सब की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो अगर कोई बच्चा अकेले में, एकांत में इन चीज़ों को देख रहा है या उसका इस्तेमाल कर रहा है, या रात में देर रात तक वो जग रहा है और मोबाइल देख रहा है या इंटरनेट देख रहा है, तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो नकारात्मक दिशा में बढ़ जाएगा। क्योंकि जो रात्रि का समय होता है वो तमस का वक्त होता है, तमस की प्रकृति सबसे ज़्यादा होती है। तमस का मतलब होता है अंधकार, तमस का मतलब होता है नकारात्मकता। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो वासना में बहुत आसानी से उतर जाएगा और धीरे धीरे वो उन चीज़ों के लिए एडिक्टेड हो जाएगा, यानी उसको लत लग जाएगी इन चीज़ों की। और फिर लत लग जाने के बाद से फिर उससे छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन रात दिमाग में वही सब बातें चलते रहती हैं। तो बच्चों के दिनचर्या के ऊपर भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो रात्रि में जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें समय रहते हुए चीज़ों के बिगड़ने से पहले, बीमारी के फैलने से पहले, बीमारी न हो इस दिशा में कुछ काम करना पड़ेगा। चूँकि परिवार के एक सदस्य के साथ भी बुरा होता है या वो सदस्य बुरा करता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी सज़ा सिर्फ एक सदस्य को मिलती है, पूरी फैमिली को सज़ा मिलती है और पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है।